नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको लगातार एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के PYQs करवा रहे हैं, जिसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान जो टॉपिक है, जहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। पीईटी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप PYQs में देखा होगा पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो ये रामबाण है ये वाला वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और रही बात आज के सेशन की PDF की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप अपने एग्जाम का नाम लिखकर कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार PDFs हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो आपकी इजीली मोबाइल पे पढ़ पाएंगे और प्रिंटेबल भी होंगी। और लोअर PCS के लिए हमने क्विक रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं। वैसे ही हम आपको PET एग्जाम में भी नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, फॉरेस्ट एग्जाम में भी नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छे से आप तैयारी करिए और कंटेंट हम आपको निरंतर देते रहेंगे आपके एग्जाम तक, ये वादा है। सभी सब्जेक्ट का DI छोड़कर हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए, आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर अपना एग्जाम नाम लिखकर मैसेज करिए और हम आपको पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो ये है पार्ट 2, जहां पर आप 101 से 193 के प्रश्न करने वाले हैं। और 101वां प्रश्न है आपका कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में स्थित है। यह उद्यान महाराष्ट्र राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं: चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान मुंबई। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य चामराजनगर जिले में स्थित है। इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी स्थापित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एशियाई हाथियों व बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ बहुतायत में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध संरक्षित प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है आपका कि केरल और कर्नाटक राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तमिलनाडु में स्थित मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पार्क केरल और कर्नाटक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों जैसे कि एशियाई हाथी, बाघ और कई पक्षी प्रजातियों का घर है। इस रिजर्व में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, मुनुमलाई और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एकल कृषि को बढ़ावा देना। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मुख्य कार्य उद्देश्य होते हैं। पहला है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। दूसरा है स्थानीय समुदायों को संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल विकास और शोध, शिक्षा व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। एकल कृषि को बढ़ावा देना बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है। एकल कृषि एक ही प्रकार की फसल को बड़े पैमाने पर उगाना जैसे जैव विविधता को कम करती है और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालती है, जो कि रिजर्व के मूल सिद्धांतों को सर्वथा विपरीत है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन
ए 3 मार्च को। यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में प्रश्न पूछा गया था। प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यूपी पीसीएस प्री जीएस 2014 का प्रश्न है और इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ शिखर सम्मेलन में हुई थी, जहां बाघों की आबादी को दोगुनी करने का लक्ष्य TX2 रखा गया था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167, संशोधित 3682, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो टोटल अभी 3682 है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में भरतपुर शहर के निकट स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित करके संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया था। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों में नंदा देवी एवं फूलों की घाटी, ग्रेट हिमालयन, केवलादेव, पश्चिमी घाट, सुंदरबन, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है और काजीरंगा जो असम में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान में है और इस विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है इसे। भारत में वर्तमान में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल 44 हैं, यहाँ पर 43 लिखा है जो कि गलत है और इनमें से 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित प्रकार का है जिसमें जो खंगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। ये पशु निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, भारतीय वन्य गधा। IAS 2011 का प्रश्न है। बलुई और लवणीय क्षेत्र जो एक विशेष भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है, वह पशु भारतीय वन्य गधा है, गुड़खर जिसको कहते हैं। गुजरात स्थित कच्छ का रण इसका प्रमुख प्राकृतिक आवास है। इस खारे और दलदली क्षेत्र में इसका कोई प्राकृतिक शिकारी परभक्षी नहीं है, किंतु नमक की खेती, मानवीय गतिविधियों और आवास ध्वंस होने के कारण भारतीय वन्य गधा का अस्तित्व खतरे में है और इन्हें लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में इंडियन बलुगुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक प्रकार के चमगादड़ हैं। IAS 2009 का प्रश्न है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में इंडियन बलुगुल एक चमगादड़ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चमगादड़ प्रजातियों मेगाबैट में से एक है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से फलों का सेवन करता है। इसका चेहरा कुछ कुछ लोमड़ी जैसा दिखता है, इसलिए इसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कीवी है। कीवी क्या है? कीवी उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ने में अक्षम होता है और यह दुनिया में केवल न्यूजीलैंड में ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसी कारण न्यूजीलैंड के नागरिकों को अक्सर कीवी उपनाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो कौन से प्रदेशों में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल एवं असम में। MPPSC 2008 का प्रश्न है। भारत में एक सींग वाला गैंडा
मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाया जाता है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं मानस अभ्यारण्य तथा पश्चिम बंगाल का जालदापाड़ा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के प्रमुख आवास हैं। भारत के अलावा ये गैंडे नेपाल, भूटान और कुछ अन्य पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं। इनकी घटती संख्या को देखते हुए 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होने के कारण बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार किया जाता रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू है। ठीक है, विशाल पांडा एलुरोपोडा मिलानोलुका मूलतः भालू कुल का ही एक पशु है। यह मुख्यतः मध्य चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और यह चीन का राष्ट्रीय पशु भी है। पांडा का मुख्य भोजन बांस का पौधा एवं उनकी पत्तियां हैं। वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह भी पांडा ही है। अगला प्रश्न है आपका कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो सही उत्तर है आपका डोडो। मॉरिशस के एक विशेष वृक्ष डोडो ट्री तथा डोडो पक्षी के बीच एक अनोन्याश्रय संबंध था। डोडो पक्षी का मुख्य भोजन इसी वृक्ष के फल और बीज थे। बीजों का आवरण बहुत कठोर होता था। जब डोडो पक्षी इसे खाता था तो उसकी पाचन नली में बीज का आवरण नरम हो जाता था और मल के साथ बाहर आने पर वह जमीन में अंकुरित हो पाता था। जब मॉरिशस में पुर्तगाली आए तो उन्होंने उड़ने में अक्षम डोडो पक्षियों को जमकर शिकार किया, जिससे वे 17वीं सदी में पूरी तरह विलुप्त हो गए। डोडो के विलुप्त होने से इस वृक्ष का प्राकृतिक प्रजनन भी रुक गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार करिए। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी बी 1, 3 और 4। 2 नहीं पाया जाता है। चीता अब प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। काली गर्दन वाले सारस, उड़न गिलहरी तथा हिम तेंदुआ भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से हिमालयी प्रदेशों में और काली गर्दन वाले सारस अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख के हिस्सों में पाए जाते हैं। जबकि चीता भारत से 1952 में ही विलुप्त घोषित हो चुका था। विश्व में प्राकृतिक रूप से ये मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। हालांकि हाल ही में इसे भारत में पुनः बसाने का प्रयास नामीबिया से लाकर किया गया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से यह भारत का मूल निवासी अब नहीं रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी, इरावदी डाल्फिन चंबल नदी, मोरचाब चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही सुमेलित है। ठीक है, दूसरा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इरावदी जो डाल्फिन है भारत में मुख्य रूप से चिल्का झील, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ना कि चंबल नदी में। चंबल नदी मुख्य रूप से गंगा डाल्फिन और घड़ियालों के लिए जानी जाती है। नीले मीन पक्ष वाली महाशीर एक ताजे पानी की मछली है जो मुख्यतः भारत के दक्षिण हिस्से में कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है। मोर चाब चित्तीदार बिल्ली परिवार का सबसे छोटा सदस्य है और जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों तथा श्रीलंका में पाई जाती है। IS प्री 2019 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य है संरक्षण करना। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए गिद्ध का। UPPCS मेंस GS 2011 का प्रश्न है। एशिया में तेजी से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेब नामक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। यह संगठन नेपाल, भारत और अन्य एशियाई देशों में गिद्धों के विलुप्त होने से बचाने के लिए काम कर रहा है। भारत में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में पिंजौर हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। UPPSC 2020 का प्रश्न है। कामेंग हाथी रिजर्व भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हाथी रिजर्व हिमालय की तलहटी में स्थित है और यहाँ एशियाई हाथियों की अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी, जिसके तहत देश भर में कई एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए गए।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति मैंग्रोव क्षेत्र है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गोवा में। यूपी पीसीएस का यह भी प्रश्न है। गोवा का चोराव द्वीप भारत का एक पूर्णतः संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। गोवा में विस्तृत कच्छ वनस्पति क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत एक संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। कच्छ वनस्पति मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय खारे जल में उगने वाले वन होते हैं। ये तटीय कटाव को रोकते हैं और समुद्री जैव विविधता को संरक्षण में अति महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है? तो यह आपकी स्थित है सुल्तानगंज में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। यह एशिया में लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के एकमात्र सुरक्षित अभ्यारण्य है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगला प्रश्न है आपका कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका अवस्थित है राजस्थान में। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। अरावली पहाड़ियों में स्थित यह क्षेत्र बाघों के संरक्षण के लिए प्रमुख है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में और दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, डम्फा। डम्फा टाइगर रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो लुसाई पहाड़ी पर स्थित है, जिसे 1994 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अन्य टाइगर रिजर्व की स्थिति मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में तथा भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सुरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ये आपके 1, 3 और 4 बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। ठीक है, 1, 3 और 4। भीतरकनिका नहीं। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा बाघ अभ्यारण्य नहीं है। ये मुख्य रूप से खारे पानी के मगरमच्छ, कछुआ तथा घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम और सुंदरबन पश्चिम बंगाल प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत घोषित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। भारत में अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में देश में कुल बाघ आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 58 हो चुकी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो सही उत्तर है आपका ओडिशा। आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है। ओलिव रिडले कछुओं की एक प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र के मूलतः निवासी हैं। भारत में मात्र उत्कल तट के उड़ीसा वाले समुद्री तटीय में क्षेत्रों में यह बहुतायत में पाए जाते हैं। ये कछुए प्रतिवर्ष प्रजनन हेतु भारत के पूर्वी तट, मुख्यतः उड़ीसा की गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य और ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पेंच। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के 2 राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में विस्तृत फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य पेंच नदी के नाम पर है जो इस क्षेत्र के बीचों बीच बहती है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अन्य विकल्पों में कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में और सरिस्का राजस्थान में स्थित है जो एक ही राज्य में है। अगला प्रश्न है आपका कि बखीरा पक्षी विहार जहां स्थित है वह जगह कौन सी है? तो वह जगह बस्ती है। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती, वर्तमान में संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है। वर्तमान में यह संत कबीर नगर जिले में है। सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख पक्षी विहार एवं उनके स्थान: नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, समसपुर रायबरेली, सांडी हरदोई, समन मैनपुरी, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, लाख बहौसी पक्षी विहार कन्नौज, पार्वती अर्गा गोंडा, विजय सागर महोबा, पटना पक्षी विहार एटा, सुराताल बलिया और सूर सरोवर आगरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जिस
जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह चंबल नदी के साथ 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिवेंद्र क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, और यह जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित एक होने के कारण अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य को एक कोने में एक गांव है जिसका नाम है टॉप स्लिप। ब्रिटिश काल में पहाड़ी के ऊपर से लकड़ी को नीचे सरकाया जाता था, इसलिए इसका नाम टॉप स्लिप पड़ा, जो आगंतुकों को का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है केरल में। यूपीपीसीएस 2005 का प्रश्न है, मेंस में पूछा गया है। चिनार वन्यजीव विहार केरल के राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। केरल के अन्य प्रमुख अभ्यारण्यों में परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य पालघाट केरल और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल अवस्थित है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में और दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। इसे पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और यह अपने हॉर्नबिल संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो नामदफा है और दूसरा मॉलिंग भी है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ घाटी दी गई है, अभ्यारण्य दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर है ऑप्शन सी। शरावती घाटी जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। इसी नदी पर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात भी स्थित है। सतकोशिया महाखड्ड यह अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। पिरोटन द्वीप यह भारत के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है जो अरब सागर में गुजरात तट जामनगर के पास स्थित है। भगवान महावीर यह वन्यजीव अभ्यारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर है आपका अमनगढ़। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड की बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो जो ये अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य है इसे जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड के बफर जोन के रूप में घोषित किया गया है, जो हाथियों और बाघों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। बांधवगढ़, कान्हा तथा संजय दुबरी तीनों बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित हैं। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक बाघ यहीं पर हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है आपका युगांडा में। यूपीपीएससी 2019 का प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान एडवर्ड झील और जॉर्ज झील के किनारों पर युगांडा देश में स्थित है। यह युगांडा का सबसे अधिक देखा जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी विविध पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सवाना, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और घने जंगल शामिल हैं। इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी और इसे हाथियों, शेरों और चिंपैंजी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नोकरेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, लोकटक बैरल क्षेत्र, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ढपला पहाड़ियाँ या उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन केवल एक है, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ में स्थित है। लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर हिल्स में स्थित है, ना कि बैरल रेंज में। बैरल रेंज असम, मणिपुर और नागालैंड में फैली है लेकिन झील घाटी में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में मिसमी और पटकाई बूम पहाड़ियों के मध्य स्थित है, न कि
डफला पहाड़ियों पर। IAS प्री 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फूलों की घाटी में। यूपी लोअर 2008 का प्रश्न है। ब्रह्म कमल एक दुर्लभ और अत्यंत सुंदर पुष्प है जो प्राकृतिक रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित फूलों की घाटी में पाया जाता है। ये उत्तराखंड का राजपुष्प भी है और यह अत्यधिक ऊंचाई पर खिलता है, 3 से 48,000। यह पुष्प का धार्मिक महत्व भी है और इसके अर्क से औषधि युक्त तेल भी बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न शारीरिक बीमारियों के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्यों रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर। भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे उत्तर में है, ये उत्तर प्रदेश में है। फिर है कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के नीचे। फिर आता है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, उस मध्य प्रदेश के नीचे। फिर आता है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क सबसे दक्षिण में, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान बंडूर नेशनल मरीन पार्क भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये उद्यान अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम के दक्षिण पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अंडमान की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नया नाम है श्री विजयपुरम। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 281.50 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रवाल भित्तियों तथा समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में नेशनल पार्क दिए गए हैं, वन संरक्षण प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो नेशनल पार्क को आपको मिलाना है, अभ्यारण्य को आपको मिलाना है, जीव मंडल रिजर्व को मिलाना है और वाघ रिजर्व को मिलाना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। नेशनल पार्क भीतरकनिका, अभ्यारण्य जो है आपका ये है चिल्का और जीव मंडल रिजर्व जो है ये नोकरेक है और बाघ रिजर्व जो है वो दुधवा है। नेशनल पार्क भीतरकनिका उड़ीसा एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो मैंग्रोव और मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य की अगर बात करें तो चिल्का उड़ीसा का एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य और खारे पानी की लैगून झील है। जीव मंडल रिजर्व की बात करें तो नोकरेक मेघालय गारो पहाड़ियों में स्थित एक महत्वपूर्ण जीव मंडल रिजर्व है। बाघ रिजर्व की अगर बात करें तो दुधवा उत्तर प्रदेश बाघों के संरक्षण के लिए घोषित एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो ये स्थित है आपका गिर वन में। ए ऑप्शन आपका सही है। एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान गिरी राष्ट्रीय उद्यान है जो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना वन्य जीवों और विशेषकर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। विश्व में प्राकृतिक रूप से ये प्रजाति केवल भारत के इसी गिरवन क्षेत्र में पाई जाती है। शेरों के अतिरिक्त यहाँ तेंदुआ, सांभर, चीतल और नीलगाय जैसे वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ देश है। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क, नागरी राष्ट्रीय पार्क और बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है ए, बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज आपका अफगानिस्तान में स्थित है और से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क ये आपका नेपाल में स्थित। नागरी राष्ट्रीय पार्क आपका तिब्बत क्षेत्र चीन में स्थित है और बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका भूटान में स्थित है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका वो पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, वेलफेयर ऑफ ओनली वाइल्ड एलिफेंट्स इज टेकन केयर ऑफ। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। यूपीपीएससी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 ईस्वी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य हाथियों एवं उनके आवास गलियारों की रक्षा करना तथा मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। यह योजना केवल जंगली हाथियों पर ही नहीं बल्कि पालतू हाथियों के कल्याण पर भी केंद्रित है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? रणथंभौर, पेरियार, मानस, गिर। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, 1 और 2 आपके सही हैं। रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मानस असम में जो है ये बाघ, हाथी और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, सिंग लॉयन के लिए नहीं। गिर ये एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता से समृद्ध ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यूपीपीएससी का प्रश्न है, जैव विविधता से समृद्ध ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी अप्रतिम जैव विविधता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में खीर गंगा, पिन घाटी, इंद्र किला तथा सिम्बलबारा शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो ये स्थित है आपका डी, कच्छ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और समुद्री जीव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल बाघ आरक्षित क्षेत्र है और चिल्का झील ओडिशा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दाचीगाम, पापीकोंडा, सरिस्का, बांदीपुर। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क ये जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर में स्थित है और मुख्य रूप से कश्मीरी हंगुल स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क ये आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सरिस्का ये राजस्थान अलवर में बाघों के संरक्षण के लिए है और बांदीपुर ये कर्नाटक में का प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपका कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है आपसे पूछा गया है और ये अवस्थित है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक के प्रसिद्ध नागरहोल नेशनल पार्क को ही आधिकारिक रूप से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और यहाँ बाघों और एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का रामेश्वरम नेशनल पार्क भी वर्तमान में राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में कर्नाटक सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कान्हा किसली के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारतीय अनूप मृग की एक विशेष उपजाति पाई जाती है जो हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा कहा जाता है जिसे। यह उपजाति पक्की भूमि पर फलती फूलती है और दुनिया में विशेष रूप से केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही बची है। ये कान्हा का शुभंकर भूरसिंगा बारहसिंगा भी है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 में नेशनल पार्क, दूसरी में स्टेट दिए गए हैं मानस, वाल्मीकि, सलीम अली, सुल्तानपुर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो मानस आपका असम में है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। मानस यह राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो एक सींग वाले गैंडे और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि यह बिहार पश्चिम चंपारण का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। सलीम अली यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर है और सुल्तानपुर यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू और कश्मीर, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात और कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है आपका। पहले 3 सुमेलित हैं। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क ये है, ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी के समीप स्थित है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल ओडिशा, पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है। सिमलीपाल ओडिशा में है, राजाजी उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्रजाति समृद्धि, विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य या जीव मंडल रिजर्व घोषित करने का मुख्य आधार प्रजाति समृद्धि यानी कि स्पीसीज रिचनेस, विविधता डाइवर्सिटी तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप होता है। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां स्थानिक प्रजातियों और समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण की सख्त आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही है आपका वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है, अंडमान निकोबार में 9 है। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 96 है। अगला प्रश्न है आपका कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, आपसे पूछा गया है। और सही उत्तर है आपका सी, 1996 में। यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रिची द्वीप समूह में स्थित एक प्रमुख समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए की गई थी। यहाँ मगरमच्छ, डंगोग, समुद्री गाय और विभिन्न प्रकार की समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। एक राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इंटायर इकोसिस्टम को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें जीव जंतु, वनस्पतियां, भू आकृति और जलीय स्रोत सभी शामिल हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकें। राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार, आवास व पशुचारण पूर्णतः वर्जित होते हैं। स्थानीय लोगों को भी यहाँ से बायोमास ईंधन लकड़ी उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मिजोरम में स्थित फाओ गंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है नीला पर्वत उद्यान। मिजोरम में स्थित फाओ गंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फांग नाम बड़ा अजीब है, फावंगपुई, ठीक है, ऐसे पढ़िएगा, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को स्थानीय रूप से नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये उद्यान पूर्वोत्तर भारत की लुशाई पर्वतमाला का हिस्सा है और फावंग चोटी मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये उद्यान दुर्लभ आर्किड और रोडोडेंड्रोन के साथ साथ बाघ, तेंदुआ व हुलाक गिब्बन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 10 कैप्टिव नस्ल विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नातांग की राष्ट्रीय उद्यान 2023 का प्रश्न है। हाल ही में 10 कैपिटल नस्ल के एशियाई विशालकाय कछुओं को भारत के नातांग की राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में छोड़ा गया। नतांग की राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इतानकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड सरकार ने इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया था और वर्ष 1993 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को पूर्व से
पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। भारत के इन राष्ट्रीय उद्यानों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, फिर आता है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, फिर आता है आपका रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, और फिर आता है आपका वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सबसे पश्चिम में। अगला प्रश्न है आपका कि मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी तेलंगाना। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में चिलकुर के पास स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ भारतीय खरगोश, जंगली बिल्ली, सिवेट चीतल, सांप और रसेल वाइपर जैसे वन्य जीव बहुत अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंह पुच्छी बानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 3। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक बॉर्डर स्टेट है और यहीं पर पाया जाता है। सिंह पुच्छी बानर पश्चिमी घाट का एक प्रमुख स्थानिक पशु है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। ये वानर मुख्यतः चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार मानसूनी वनों में रहते हैं, अतः आंध्र प्रदेश को छोड़कर शेष तीनों राज्य सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और पहला बिंदु है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों को सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों को ही नहीं बल्कि पौधों की विभिन्न जातियों के संरक्षण के लिए भी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के साथ साथ पालतू हाथियों दोनों का संरक्षण कल्याण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य प्राणी संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक जाति का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वह जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित हो और किसी अन्य जगह ना मिलती हो। वन्य प्राणी संरक्षण का अंतर्गत स्थानिक जाति से तात्पर्य ऐसी प्रजातियों से है जो विश्व में सिर्फ किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हों और कहीं अन्यत्र ना मिलती हों। उदाहरण के लिए हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का स्थानिक पशु है और कीवी पक्षी केवल न्यूजीलैंड का स्थानिक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। सही उत्तर है आपका ए। सबसे पहले आता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर और उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट हाथी और फिर आता है जैव विविधता अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। आरओ मेंस 2021 और 2019 और 20 का पीसीएस प्री है। अगला प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन संबंधित है? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही है। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जैसे पर्यावरणविदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में वाणिज्यिक वानिकी आरंभ होने के विरोध में हुआ। चिपको एकमात्र आंदोलन निर्दिष्ट करता है, न कि उनके आंदोलन के सामूहिक रूप को। चिपको संरक्षण के लिए आंदोलन के रूप में प्रारंभ नहीं हुआ बल्कि प्राथमिकता ऐसे आर्थिक संघर्षों के रूप में शुरू हुआ जिसकी जड़ें ग्रामीण एवं किसान विरोधी थीं। अगला जो बिंदु है इसका सही उत्तर है आपका वो बी है। 1 और 3 सही है, दूसरा आपका गलत है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। यह मुख्य रूप से वाणिज्यिक वानिकी और वृक्षों की कटाई के विरोध में था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों की कटाई रोकने के साथ साथ पारिस्थितिकी तथा आर्थिक शोषण का प्रश्न उठाने और स्थानीय समुदायों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना था जिनका जीवन यापन इन वनों पर आधारित था। चिपको आंदोलन एकमात्र आंदोलन नहीं था बल्कि ये कई छोटे बड़े ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण संघर्षों का एक सामूहिक रूप था।
अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में यह प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन 1, 2। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 72 की अनुसूचियों के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को सख्त कानूनी प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय विशेष उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस तीनों प्राणियों का शिकार नहीं किया जा सकता है। ये तीन जानवर इस अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत पूर्ण रूप से संरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपको घने जंगलों से। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हुए हैं। सरकार द्वारा घने जंगलों से घिरे क्षेत्रों को मुख्य रूप से वन्य जीव संरक्षित विकसित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि घने जंगल वन्य जीवों के छिपने और प्राकृतिक संरक्षण के लिए सबसे अनुकूल माने जाते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण हिमालय से लेकर तराई के मैदानों तक फैले विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वो है कौन सा वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वन अधिनियम 1878। वर्ष 1865 में पहला वन अधिनियम लागू होने के बाद इसमें संशोधन कर भारतीय वन अधिनियम 1878 लाया गया था। इस 1878 के अधिनियम द्वारा भारतीय वनों के 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया: आरक्षित, रिजर्व्ड, संरक्षित, प्रोटेक्टेड एवं ग्रामीण वन। इस अधिनियम ने औपनिवेशिक प्रशासन को वनों का सीमांकन करने और वनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाया। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है। तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जायंट पांडा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष 1961 में IUCN के एक सहायक संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और अन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है तथा संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पुल द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 2 बार हो गया। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव संरक्षणों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। सीटू संरक्षण का अर्थ है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखना। इसके विपरीत एक्स सीटू संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, सीड बैंक आदि। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। 1 और 2 आपके सही। कथन 1 सही है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की आधिकारिक परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में ही दी गई है। देश में संकटग्रस्त आदिवासियों की जातियों में से मध्य प्रदेश की बैगा आदिवासी को दिसंबर 2015 में पहली बार पर्यावास अधिकार हैबिटेट राइट्स का प्रमाण पत्र दिया गया। कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक निर्णय और घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो ये किया था पांडुरंग हेगड़े ने। अपिको आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविद पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ये पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1983 में उत्तरी कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र से हुई थी। ये आंदोलन उत्तर भारत में सुंदरलाल बहुगुणा के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इसमें भी स्थानीय लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं? और सही उत्तर है आपका वानस्पतिक बाग।
जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व और पवित्र उपवन इसके उदाहरण हैं। चिड़ियाघर, सीड बैंक आदि बाह्य स्थानिक के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जीवों पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का भारत में मुख्य प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट और हिमालय की तलहटी के जंगल हैं। भारत में हॉर्नबिल की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 मुख्य प्रजातियां पश्चिमी घाट में निवास करती हैं। इनकी चोंच बहुत लंबी, विशाल और नीचे की ओर घूमी हुई होती है, जिसके ऊपर एक सींग जैसा उभार होता है, इसलिए इसे हॉर्नबिल कहा जाता है। ये केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रत्यक्ष और सबसे प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना तथा वन्य प्राणियों का अवैध शिकार व व्यापार शामिल है। यद्यपि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इन सभी समस्याओं का मूल कारण है, लेकिन यह सीधे और पर वन्य जीवों की मृत्यु या विलुप्तीकरण का तात्कालिक प्रत्यक्ष कारण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है जीवन का दर्पण, जीवन का थर्मामीटर, धरती का हाइड्रोमीटर या जीवन का बैरोमीटर? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जीवन का बैरोमीटर। IUCN रेड लिस्ट को अक्सर जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह दुनिया की जैव विविधता के स्वास्थ्य और प्रजातियों पर विलुप्त होने के खतरों का सबसे व्यापक और सटीक संकेतक है। इसमें प्रजातियों के पारिस्थितिक जोखिमों और उनके संरक्षण कार्यों के बारे में एक विस्तृत डेटाबेस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस वर्ष मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई है 1975 में। मगरमच्छों और घड़ियालों की तेजी से गिरती जनसंख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ये परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन की तकनीकी सहायता से शुरू की गई थी। घड़ियाल और मगरमच्छ IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शार्क, कच्छप, ऊदबिलाव। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले जलीय जीवों, मछलियों का विकास हुआ। उसके बाद उभयचर सरीसृप बने और सबसे अंत में स्तनधारी विकसित हुए। दिए गए विकल्पों में शार्क और एक मछली जलीय जीव है, कच्छप कछुआ एक सरीसृप है और ऊदबिलाव एक स्तनधारी प्राणी है। तो क्रमिक विकास का सही क्रम है शार्क, कच्छप, ऊदबिलाव। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मिजोरम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है। मिजोरम का 84.53% भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से ढका है। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 राज्य क्रमशः मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76%। ये देखिए ISFR 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन अब 2023 की आपके सामने है, तो उसके अनुसार आपको। अगला प्रश्न है आपका कि नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है आपका डी, मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। यह रिजर्व मुख्य रूप से मेघालय की गारो हिल्स पर्वतमाला का हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और लाल पांडा, हुलाक गिब्बन जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जंगल महल कहलाने वाला प्रसिद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य का दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसमें पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, झाड़ग्राम और पुरुलिया जिले का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, उसे ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से जंगल महल के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र घने जंगलों और आदिवासी आबादी के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। सिमलीपाल आपको याद हो गया होगा, उड़ीसा में है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है। और कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। सिमलीपाल यह बाघ अभ्यारण्य और जीव मंडल रिजर्व ओडिशा में स्थित है। दिहांग दिबांग ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक यह गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। कंचनजंगा ये भारत का एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आगार का विस्तार नहीं है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। इसका विस्तार पश्चिमी घाट के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि बायोस्फीयर की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। जैव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। इसमें स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह भाग शामिल है जहां जीवन संभव है। जैव मंडल एक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि यह भौगोलिक रूप से 3 संघटकों से निर्मित है। एक तो जैविक संघटक, दूसरा अजैविक संघटक और तीसरा ऊर्जा संघटक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जैव मंडल रिजर्वों के बारे में सत्य नहीं है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वे आईयूसीएन द्वारा प्रथम बार शुरू किए गए थे, ये गलत है। और बाकी जो 3 कथन है वे जैव विविधता के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र हैं, सही है। प्रत्येक जैव मंडल रिजर्व के 3 और विश्व भर में जैव मंडल रिजर्व के जाल हैं। जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षित करने हेतु बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 मंडलों में विभक्त किया गया है, कोर जोन, मध्यवर्ती या बफर जोन और संक्रमण जोन। बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पना का उद्भव यूनेस्को के वर्ष 1971 के मानव व जीव मंडल मैब कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था, ना कि आईयूसीएन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के जैव मंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। यूनेस्को के जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में भारत में अब 13 हो गए हैं। ये पुरानी संख्या तो कुल 13 हैं वर्तमान में, और भारत में कुल 18 हैं। ठीक है, 18 में से यूनेस्को के जैव मंडल रिजर्व के जो मैप प्रोग्राम है उसके तहत 13 रिजर्व शामिल हैं, बाकी 18 हैं टोटल। इस नेटवर्क में मन्नार की खाड़ी 2001, नोकरेक 2009, पंचमढ़ी 2009 और सिमलीपाल 2009 शामिल है। नीलगिरी 2000 सबसे पहला था। शेषाचलम विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। पन्ना को 2020 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सहजीवी संबंध 2 विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों जीवों के बीच एक परस्पर लाभकारी आंतरिक साझेदारी है। निंडारियस जैसे मूंगा और समुद्री एनीमोन ये शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। कवक ये शैवाल के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ कवक मूल बनाकर सहजीवी संबंध रखते हैं। आदि जंतु जैसे दीमक की आंत में रहने वाला प्रोटोजोआ जो सेल्यूलोज पचाने में दीमक की मदद करते हैं। अतः तीनों ही समूह सहजीवी संबंध बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं। तो ऐसी जातियों को मूलाधार की स्टोन जातियां कहते हैं। ऐसी जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षणों और पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना बहुत अधिक प्रभाव दर्शाती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ये प्रजातियां समुदाय की संरचना और कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा सकता है। शीर्ष शिकारी जैसे बाघ, भेड़िया की स्टोन प्रजाति के सामान्य उदाहरण हैं जो शाकाहारियों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी,
जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले जनसंख्या है, फिर समुदाय है, फिर इकोसिस्टम है और फिर आपका लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य है। जनसंख्या का अर्थ है एक ही जाति की जीवधारियों का समूह। समुदाय का अर्थ है दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या का समूह। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है कई जैविक समुदाय और उनके अजैविक पर्यावरण का एकीकरण। और भूदृश्य का अर्थ है एक निश्चित विस्तृत भूक्षेत्र में जिसमें एक या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीव मंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव मंडल। जैव मंडल में जीवन के संगठन स्तरों का सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर सही अनुक्रम इस प्रकार है। सबसे छोटी इकाई अणु, उससे फिर कोशिका, फिर ऊतक और फिर अंग है। इसके बाद पूर्ण जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, अंततः जैव मंडल का निर्माण होता है। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिनमें उनकी पारस्परिक क्रिया होती है सम्मिलित रूप से जैव मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। करेक्ट आंसर कौन सा है। सिमलीपाल आरक्षित जैव मंडल तमिलनाडु में स्थित है, ये तो गलत है क्योंकि उड़ीसा में है। पन्ना आरक्षित जैव मंडल मध्य प्रदेश में है। भद्रक मैंग्रोव का संबंध उड़ीसा से है। कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। तो यहाँ पर जो सही है आपका वो डी है। दो और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। सिमलीपाल आरक्षित जैव मंडल उड़ीसा राज्य में स्थित है। पन्ना आरक्षित जैव मंडल मध्य प्रदेश में है। भद्रक मैंग्रोव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र गुजरात कच्छ में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि कच्छ आरक्षित जैव मंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है। और कथन दो है कि नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा गया है दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं। तो कथन आपका एक सही है और दूसरा गलत है कि पांडा पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। कंचनजंगा, नोकरेक, नामदफा में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बाघ, नीलगिरी तहर, नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मकाक के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का ये सेशन, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के पेपर को कैसे लगे। और आपकी पिछले सेशन में हमने आपको यूपी और एसएससी और एनटीपीसी के पीवाईक्यूज कराए थे। आज के इस सेशन में आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरएएस आदि के प्रश्न कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न एग्जाम के अनुसार समझ में आ गई होगी। और बहुत सारा डेटा पर पूछा गया है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों की क्वालिटी समझ के लिए पीवाईक्यूज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उससे आपको एक अंदाज़ा लगता है कि किस स्तर तक के में पूछे जा। तो तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। और रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो हम अपने बैच में आपको ये उपलब्ध कराएंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको मैसेज करना होगा और आपको पूरा कंटेंट हम विधिवत उपलब्ध कराते रहेंगे आपके एग्ज़ाम। तो आपके एग्ज़ाम तक आपको तैयारी अगर अच्छी करनी है, डेली रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, वन लाइनर्स और थ्योरी के रूप में, तो हम आपको निरंतर उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अच्छा रिवीजन करते रहिए, अच्छी पढ़ाई करते रहिए ताकि जो आपका लक्ष्य है उसे आप हासिल करें, उस तक आप पहुँच। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।